नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैक्ट स्पेशली डिजाइन फॉर इंडियन यूपीएससी के कैंडिडेट। तो आज हम शुरू करना चाह रहे हैं यहाँ से पॉलिटी के चैप्टर्स। तो पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अप्रूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है आज आपको बताने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए, इसमें जो भी है वो क्या दे रखे हैं, आज हमारी क्लास में थ्योरी नहीं है, केवल पीवाईक्यूज ही दे रखे हैं। ठीक है, केवल पीवाईक्यूज ही दे रखे हैं, तो उसे जो है हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला पीवाईक्यू हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, The proposal to frame the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by। मतलब जो एक निर्वाचित सभा, जो संविधान सभा थी, उसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है किया गया था। वो किसने किया था? साइमन कमीशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, हमारा क्रिप्स मिशन है। क्या है? क्रिप्स मिशन है। ये कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942। और 1942 में ही क्या लाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया था। क्या आया था? अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया था और 1942 में ही क्रिप्स मिशन भी आया था। ठीक है, और इसी ने ही क्या किया था, सर्वप्रथम सबसे पहले इसका प्रस्ताव दिया था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वन प्रेजेंटेटिव वन रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड हाउ मेनी पीपल। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो परिषद थी, उसमें प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्वाचित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। देखिए, अब सुनिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन थी, ठीक है, जो हमारी कैबिनेट मिशन थी, कैबिनेट मिशन, अब ईयर कौन सा था? ईयर 1946। ठीक है, ये तब आया था भारत में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में आया। ठीक है, अब देखो, मिशन ने क्या की थी, अपनी एक रिपोर्ट दी थी। मिशन ने क्या दी थी? अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र बताया था। ठीक है, अब उस रिपोर्ट में क्या किया था, संविधान सभा के गठन का एक सूत्र जो इसमें बताया गया था, उसके आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, बेस्ड ऑन रिपोर्ट, उसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। ठीक है, और जितने भी जो हमारी रियासतें थी, रियासतें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हमारे जो रियासतें थी, उनको क्या करना था, उनको प्रतिनिधित्व करना था उनके आधार पर। ठीक, इसके तहत अगर मोटे-मोटे तौर पे भी देखा जाए तो कितना, 10 लाख लोगों को जो है एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, इसलिए जो है निर्वाचन की व्यवस्था जो है प्रस्तावित हुई थी। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। इनमें से कौन सा ऐसा था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर एवी अलेक्जेंडर? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुड। जो विलियम वुड थे, वो जो है इसके सदस्य, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखो कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में आया था। ठीक है, भारत पहुंचा। इस अच्छा, इस मिशन के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, वो कौन से थे? स्टाफोर्ड क्रिप्स थे। कौन से थे? स्टाफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक, पैथिक लॉरेंस क्या थे? जो पैथिक लॉरेंस की बात है, तो पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। ठीक है, और ये एवी अलेक्जेंडर क्या थे? ये हमारे नवल मिनिस्टर थे। ठीक है,
नौसेना मंत्री कौन से थे? नवल मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो किसके अंडर में बनाई गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स प्रपोजल 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946। देखिए, इसके अंतर्गत क्या था? 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ये बनाया गया था भारतीय संविधान। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। In the interim government of 1946, the vice president of executive council, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसका वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इसका जो राइट आंसर वो क्या है? वो कौन बना था? हमारे जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, अब ये जो है ये कब बने थे? 24 अगस्त, कब? 24 अगस्त 1946। ठीक है, ये जो है इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा की गई थी। अब जो है जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था? कार्यभार संभालेगी, ऐसा जो है बताया गया था कि क्या करेगी? पूरा काम करना शुरू करेगी। समझ गए? इसमें वायसराय और कार्यपालिका का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946? अगस्त 1946 कौन सा अंतरिम गवर्नमेंट का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर जगजीवन राम। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो 24 अगस्त 1946 की घोषणा जो जो क्या क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ठीक है, घोषणा की गई थी। अब उसमें संविधान सभा से जो हमारी क्या थी? संविधान सभा थी। संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार क्या थी? भारत की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, भारत की इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी क्या थे? ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इसके बाद में जो जगजीवन राम थे वो क्या थे? लेबर मिनिस्टर थे। क्या थे? लेबर मिनिस्टर थे। ठीक है, और इसमें जो है एस राधाकृष्णन को नहीं रखा गया था। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन रीजन है। देखिए, असर्शन क्या दे रखा है? पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी इक्वल। ठीक है, वेबल बिलीव्ड दैट सच एन अरेंजमेंट वुड प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता था कि विचार व्यवस्था क्या हो जाएगी कि इससे जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया की संभावना कम हो जाएगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखिए, अब ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन है बोथ ए आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ ए आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन्स ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स, ऑल ट्रू। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्रू है बट आर फॉल्स, ऐसा उनको नहीं लगता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोजल दिया था? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, ऑल इंडिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी 1934। ठीक है, अब देखो मई में क्या हुआ था? मई 1934 में स्वराज पार्टी ने क्या किया था? आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। ठीक है, और एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें ये कहा कि जो वयस्क मताधिकार है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब 18 इयर्स अबव। ठीक है, 18 प्लस, 18 साल से ऊपर, जो आधार पर निर्वाचित भारतीय
जो जितने भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी एक सभा होगी, ठीक है? और जो क्या करेगी, वो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट करेक्ट? आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा जो है स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। It was not based on adult franchise. It was the result of direct election. It was the multi-party body. It worked through several committees. तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4, 1, 2 and 3, 4। बताइए। देखिए, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो करेक्ट है। It was not based on adult franchise. It was the result of direct election. It was not a multi-party body. It worked through several committees. बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एंड डी, ए एंड बी, बी एंड सी या फिर बी, ए बी सी डी? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए एंड डी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी और इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज। ये जो है ऑप्शन सही है, बाकी सारे क्या है, ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपको जो है सही है, मतलब इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। अच्छा, पेपर में पूछने का ट्रेंड भी यही है, वो राइट आंसर तो कभी पूछता ही नहीं है। वो क्या पूछेगा, हमेशा ये देखेगा कि इसमें तुम्हें गलत कौन सा लग रहा है। It worked through many committees, drafting committee being the most important. Minorities like Christian, Anglo-Indians, and Parsis were adequately represented. It was elected on the basis of universal adult franchise. Its election was based on the Government of India Act 1935। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सी नंबर, इट वाज इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है? आगे देखेंगे, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वर, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन से? नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सिलेक्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि अ, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मेंबर्स फ्रॉम प्रोविंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, जो अगला देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कैसे इलेक्ट किए गए थे? डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, कांग्रेस नॉमिनेशन, नॉमिनेशन बाय रूलर्स और प्रिंसली स्टेट्स, या फिर बाय प्रोविंशियल असेंबली। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है? बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द परमानेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
मतलब जो जिसे कहा जाता है स्थायी सदस्य, परमानेंट कौन था? बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन? बताइए राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होएगा क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो, अब इसमें समझो, जो 9th ऑफ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो थे, इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब जो है इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिना किसी विरोध के सभा का स्थायी सदस्य चुना था। क्या सदस्य चुना था? सभा का स्थायी सदस्य चुना था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रेसिडेड बाय ओवर बाय। देखो, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर मौलाना आजाद? देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। किसके द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो क्या थे? ठीक है, अध्यक्ष कौन थे उसके? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी या फिर के एम मुंशी? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो किस कब सेटअप की गई? 10th ऑफ जून 1946, 9th ऑफ दिसंबर 1946, 26th ऑफ नवंबर 1949 या फिर 26th ऑफ दिसंबर 1949? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9th ऑफ दिसंबर 1946 को ये चुनी गई। ठीक है, सेट की गई थी, बनी थी उस दिन, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है कब बनी थी? दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950 या फिर दिसंबर 1951? इसका राइट आंसर अभी हमने आपको बताया क्या? 9th ऑफ दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगेन ऑन। पहला सेशन कब हुआ था? 10th ऑफ जून 1946, 9th ऑफ दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30th ऑफ जून 1949? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9th ऑफ दिसंबर 1946। ठीक है, क्योंकि उसी दिन बनी थी और उसी दिन क्या हुई थी? हमारी पहली बैठक भी हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? पहली बैठक भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी? 26 ऑफ जनवरी 1950, 15th ऑफ अगस्त 1947, 9th ऑफ दिसंबर 1946 या फिर 19th नवंबर 1949? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही 9th ऑफ दिसंबर 1946। इस डेट को याद रख लेना, इस डेट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन जो है इससे बनेंगे आपके पेपर में। आगे देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा?
देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 22 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर कब, 13 दिसंबर 1946 को, कब, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, जेएल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था, ठीक है। आगे चलकर जो है यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना, प्रस्तावना बना था, क्या बना था, प्रस्तावना बना था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्या करा, द प्रियम्बल प्रपोजल वॉर इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो प्रियम्बल था प्रपोजल वो इंट्रोड्यूस किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेएल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आर एन राव या फिर महात्मा गांधी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जो भी हमने आपको पहले बताया अभी। अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, जो ऑब्जेक्टिव था रेजोल्यूशन का वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी डी देशमुख। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे एल नेहरू, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकिंग, preamble is important, constitution is given by the people of India, head of state is directly elected। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर ऑल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस, प्रियम्बल इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय पीपल ऑफ इंडिया, ये तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट आंसर जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे टोटल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, टोटल सेशन कितने हुए, 7 9 12 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12, ठीक है। अब देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनने में टाइम कितना लगा, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। अब टोटल किसने 11 बैठकें हुई थी इसमें, टोटल बैठकें कितनी हुई थी, 11 हुई थी, ठीक है। और इसका जो है 165 दिन की अवधि बना। अब 11वें अधिवेशन यानी कि जो लास्ट था, यानी कि 11वां जो लास्ट डे थे वो कब था, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये सब काम कंप्लीट हो गया तब 24 जनवरी 1950 को फिर से क्या हुई, एक मीटिंग हुई थी, क्या हुई थी, एक मीटिंग हुई थी और सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, क्या किए गए थे, साइन किए गए थे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 12, समझ गए। तो टोटल ये जो 24 जनवरी को हुई थी ये हमारी 12th मीटिंग थी, समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइनल मीटिंग डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो फाइनल मीटिंग थी वो कब हुई थी, 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 25 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए फाइनल कहा गया है, फाइनल मतलब साइन, डे ऑफ साइन, यानी कि जिस दिन सभी के सदस्यों के साइन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर, तो वो कौन सा दिन था, 24 जनवरी 1950 का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये राइट आंसर हो जाएगा। 23 दिन नहीं, 14 दिन नहीं, 15, ये सब गलत, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था वो कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर के एम मुंशी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है इसका बी एन राव, ठीक है। ये देखो जो इनका नाम क्या था, बेनेगल बेनेगल सिंह राव, बी एन राव, ये क्या थे, निर्माण के समय बेनेगल राव सिंह थे और इन्हीं को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, क्या नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार, क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32।
फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, जो पहला ड्राफ्ट था वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, संतनम या फिर के मुंशी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एन राव के द्वारा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड रिगार्डिंग स्टार्टेड ऑन, थर्ड रीडिंग जो है कब स्टार्ट हुई थी? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 ऑफ नवंबर 1949। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इनमें से तो कोई है नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, इसे क्या हुआ था, इस दिन से स्टार्ट हुआ था और ये खत्म कब हुआ था? 26 ऑफ नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएंगे, सारे गलत हो जाएंगे। अगला देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब कंप्लीट हुआ था? 26 ऑफ जनवरी 1950, 26 ऑफ नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर नन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन, किस दिन अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949, 15 ऑफ अगस्त 1949, 2 ऑफ अक्टूबर 1949 या फिर 15 ऑफ नवंबर 1949? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 ऑफ नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन, ये शायद 2 बार आ गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको रिलीज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि लागू कब हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 ऑफ, ये आप सभी को पता है कब आया था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई 26 ऑफ जनवरी 26 जनवरी को ही क्यों? ठीक है, सेलिब्रेटेड एट इंडिपेंडेंस डे इन 1930, क्विट इंडिया स्टार्टेड, ऑस्पिशियस डे या फिर नन? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930। ठीक है, क्योंकि 1930 को ही सबसे पहला यह क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था इसी दिन। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल या फिर इंडियन पार्लियामेंट? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, ये कब अप्रूव्ड किया गया था? 15 ऑफ अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 ऑफ जनवरी 1950? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 ऑफ जनवरी 19 सॉरी 26 ऑफ नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। बाकी आपको हम नेक्स्ट राउंड पे फिर से लेकर आएंगे। अब जो है आपकी जो है यहाँ पर चलेगी क्या, पॉलिटी की क्लास यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट राउंड पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट राउंड, बट जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, तब आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।